हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित सिंह है और मैं आज आपकी सीटेट मैथ्स पेडागोजी का आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सारथी बनने जा रहा हूं। मित्रों, इस वीडियो को बताने से पहले मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। अक्सर बच्चों के मन में ये प्रश्न रहता है, या हमारे जैसे एस्पिरेंट्स या हम जैसे शिक्षकों के भी मन में रहता है, जो लोग भी सीटेट वगैरह का टेट का एग्जाम देते हैं, कि इसमें इतना मनोवैज्ञानिक क्वेश्चंस क्यों रहते हैं सीटेट में। अन्य टेट्स में इतना मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन नहीं रहता, इसमें इतना मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन क्यों रहता है। तो रीजन बहुत सिंपल है। देखिए, टीचिंग करना ही एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। जैसे कि अब हम एक क्लास में बैठे हैं और हमारे सामने 10 तरह के बच्चे बैठे हैं। कोई इमोशनली बहुत सेंसिटिव है, कोई बहुत हाइपर एक्टिव है, कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। तो अलग अलग कैटेगरी के हमारे सामने बच्चे आते हैं। तो हर बच्चों को हम जब समझ पाएंगे तब हम एक क्लास को एक अनुकूल स्थिति दे पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि बिना बच्चों की मानसिकता को समझे एक शिक्षक कभी अपने शिक्षण कार्य को पूरा नहीं कर सकता है। किसी बहुत बड़े विद्वान ने कहा था कि शिक्षक वही है जो पहले विद्यार्थी को पढ़ता है तब उसे पढ़ाता है। उम्मीद करते हैं इसके बाद अब जो क्लास चलने वाली है आपको बहुत पसंद आएगी और प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। बस मुश्किल से 1 महीने के अंदर ही 2022 दिसंबर का एग्जाम होने वाला है और मैं इस सीरीज में आपकी पूरी मदद करूंगा कि आप पेडागोजी में आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। पहला क्वेश्चन पेडागोजी का, निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक को दर्शाती। मतलब एक 100 नंबर का पेपर हुआ होगा, इसमें 2 स्टूडेंट हैं, ये मारिया है और ये शहनाज है। अब ये मारिया का नंबर, ये शहनाज का नंबर है। अब इनके सारे नंबर्स को थोड़ा देख लेते हैं और इस तालिका के आधार पर, मतलब इस टेबल के आधार पर, अकॉर्डिंग टू दिस टेबल वी हैव टू लुक एट द थिंग्स दैट वेदर ऑल द स्टेटमेंट आर राइट और सम स्टेटमेंट आर राइट। मतलब कहने का मतलब सभी कथन सत्य हैं या कोई कथन सत्य है या सारे के सारे कथन में से कोई एक कथन सत्य है। मतलब ऐसे ही होता है। तो हमको इसमें से किसी एक करेक्ट कथन को, स्टेटमेंट को चुनना है। तो देखिए, पहला कथन कहता है भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। एक झटके में हम देखेंगे और हम देखेंगे भाषाओं को छोड़ देंगे, यानी कि अंग्रेजी को छोड़ देंगे और हिंदी को छोड़ देंगे। तो क्या मारिया ने शहनाज से सभी विषयों में अधिक अंक पाया है? तो आप देखेंगे यहां अधिक है, यहां अधिक है, यहां अधिक है। लेकिन ये तो भाषा हिंदी थी, हमें सामाजिक विज्ञान को देखना था। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं इसको, अगर हम लोग इस पहलू को अगर देखें तो हमें दिख रहा है कि यहां पर ये कम है और यहाँ ये अधिक है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, इसको हम कट कर देंगे। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब इसको भी हम लोग देखते हैं। वापस देखिए, क्या केवल मारिया ने 2 ही विषयों में शहनाज से अधिक अंक प्राप्त किए हैं? तो देखिए यहाँ पर पहला विषय ये जहां पे इसके अधिक है, दूसरा विषय ये जहां इनका अधिक है, तीसरा विषय ये जहां इनका अधिक है। तो यानी कि ये 2 विषय वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत, ये स्टेटमेंट गलत। तीसरा, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक हैं। अब गणित और विज्ञान ले लेते हैं हम लोग। गणित और विज्ञान ले लीजिए, ये रहा आपका गणित और ये रहा आपका विज्ञान। देखिए ये 9, 8, 17 178 मार्क्स मारिया का हो गया। अब गणित विज्ञान में इनका ले लिए 8, 7, 15 और 1, 16, 160 आया। तो आप दोनों में कंपेयर करेंगे कि शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। तो नहीं, इसका अधिक है मारिया का। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं, कुल मिलाकर के सभी में से मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, यानी कि द एग्रीगेट मार्क ऑफ मारिया एंड शहनाज आर इक्वल। तो आप देखेंगे इसमें हमें इसको एक थोड़ा सा एक एडिशन कर लेना है, बहुत सिंपल सा एडिशन है। 4, 7, 4, 11, 11, ये 0 और इधर 24, 24, 26, 31, 31, 390 यहाँ पर आ रहा है। अब देखिए इसको, यहाँ पर देखिए 8, 5, 13, 13, 3, 16, 1, 8, 5, 13, 13, 3, 16, 16, 4, 20, यहाँ पे 0, 0 कैरी किया हमने 2, 7, 2, 9, 9, 8, 17, 17, 3, 20, 3, 23, 23, 7, 30, 30, 9, 39, यानी कि यहाँ भी 390, यहाँ भी 390। तो चौथा स्टेटमेंट मित्रों इसका सही है। अब सवाल ये है कि एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास इतना टाइम तो होता नहीं है, टाइम बहुत कम होता है, 2.5 घंटे का पेपर है, इसी में हमें सब कुछ करना है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जब देखे जाते हैं, जब पेडागोजी देखी जाती है तो थोड़ा सा हमारे माइंड का यूज करता है।
तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस के जो टाइप्स होते हैं उसका मैं आपको लिंक दूंगा। उन टाइप्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो इस तरह के स्टेटमेंट्स को आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी था। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है कि गणित में के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है, अर्थात which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of maths। मैथ्स पढ़ाते वक्त इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पहलू माना जाएगा। पहला, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। गलत, क्योंकि अगर हम अपनी क्लास में अगर इस तरह से करेंगे तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की बात है, क्योंकि अगर हम बच्चों की भ्रांति को रोकने के लिए मतलब ओपन एंडेड प्रश्नों से बचेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें से सबसे वांछनीय चीज खोजना है। दूसरा देखिए, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इंक्रीज। ये आपको भी पता और हमें भी पता है कि जब हमारा कॉन्सेप्ट किसी चीज में क्लियर रहता है तो हमारा उस क्वेश्चन के प्रति समझ हमारी बढ़ जाती है। और किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है कॉन्सेप्ट, अर्थात कि कॉन्सेप्ट जब अंतर्दर्शी समझ होगी बच्चे की, जैसे बच्चे को मालूम है कि ये बॉडी में ये बोन्स हैं, तो अगर उसका कॉन्सेप्ट है कि हाँ ह्यूमन बॉडी में बोन्स होते हैं तो बोन्स को वो समझ पाएगा। तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं जरूरी है। ये हो गया। दूसरा, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड। मतलब आप ये भी समझ रहे हैं कि ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ऐसा भी नहीं है। मतलब अगर हम बच्चों को ये बता देंगे कि मतलब आप एकदम निश्चित प्रेस्क्राइब स्टेप पे ही ये चीज करें तो ये गलत है, तो फिर उसमें कहीं बच्चे का अपना दिमाग लग ही नहीं रहा। तो बच्चा क्या करेगा कि क्वेश्चन को देखेगा और वो अपने तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा सही है। इसका आंसर 2 होगा। बच्चों के अंदर में कॉन्सेप्ट को इंकरेज करना चाहिए। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। गणित की कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित में से कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। एक मैथ्स की क्लास चल रही थी। इस मैथ्स की क्लास में बच्चे के सामने टीचर ने कुछ क्वेश्चंस रखे, जैसे व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। देखिए, अगर मैं इस स्क्रीन की बात करूं तो अब आप ध्यान से देखेंगे, पेरीमीटर का मतलब हो गया इसका ये पूरा किनारा जितना भी सब ले लें, ये पेरीमीटर हो गया इसका। तो पहला प्रश्न टीचर ने पूछा फॉर्मूला बेस्ड, ये फॉर्मूला बेस्ड था। इसके लिए बच्चे को रेक्टेंगल, पेरीमीटर, दुनिया जान, ये जो भी टॉपिक्स है उसकी समझ होनी जरूरी है। दूसरा, फाइंड अ सेट ऑफ नंबर हुज मीडियन इज 4। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें एक बच्चे को माध्यक खोजना है, मतलब समुच्चय ज्ञात करना है कि मतलब समुच्चय बताएगा कि जिसका माध्यक 4 है। तो इसमें बच्चा कई तरह से कई चीजों को लेकर के चल सकता है और वो सबके अपने अपने आंसर्स भी आ सकते हैं जिसका मीडियन 4 निकल के आए। तीसरा, 0 से 8 मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बताएं। देखिए, 0 से 8 तक में जितने प्राइम नंबर है इनकी सूची बताइए। ये तो फिक्स्ड है, इसमें कहीं कोई चेंजेस आप कर नहीं सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया कि अब ये भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मतलब सिरे बंद वाले प्रश्न है और कुछ मुक्त सिर वाले प्रश्न है। अब सिरे बंद और मुक्त सिर वाले क्या होते हैं? देखिए, एक ओपन माइंड से आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए बी आपका ओपन माइंडेड क्वेश्चन है, जिसका जो मन में आएगा वो कर सकता है। डी में कह रहा है कि रेक्टेंगल के विषय में आप कुछ मतलब हमको आयतों के बारे में मुझे कुछ गणितीय जानकारी दीजिए। तो ये जो है ये सिरे मुक्त प्रश्न हो गए, इसमें बच्चा अपने हिसाब से आंसर दे सकता है। लेकिन जब बात आएगी क्वेश्चन नंबर ए की और जब क्वेश्चन नंबर बी की बात आ रही है, सॉरी सी की बात आ रही है, तो ये दोनों जो है ए और सी जो है वो कहीं ना कहीं जो है क्लोज एंडेड है। इसका एक फिक्स आंसर है, एक फॉर्मूला बेस्ड है। जबकि इसमें बच्चा कुछ भी ट्राई कर सकता है, इसमें बच्चा कुछ भी बोल सकता है अपने हिसाब से। तो ऐसे में इसके ऑप्शंस तो देखिए, ए बी बंद सिरे के प्रश्न हैं, ऐसा तो है नहीं। ए आपका बंद सिरे का है, लेकिन बी आपका जो है वो ओपन एंडेड है, मुक्त सिर वाला है। दूसरा, ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं, मतलब ये क्लोज एंडेड, ये भी गलत है। डी को बता रहा है कि मुक्त, इसमें ये गलत हो गया। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है और बी सी डी मुक्त सिरे वाले, ये भी गलत है। अब आते हैं हम लोग ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं। बंद सिरे वाले मतलब क्लोज एंड। ए, ये ए और सी
ये कहीं ना कहीं आपका क्लोज एंडेड था, इसका एक फॉर्मूला बेस्ड था, इसका एक निश्चित आंसर था, इसका एक निश्चित तरीका था। जबकि बी और डी जो था ये ओपन एंडेड था, मुक्त सिर था, बच्चा जिस हिसाब से इसको समझा अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकता है। तो ऐसे में इसका ऑप्शन 4 आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। अगर मैं इस क्लास में गणित पढ़ा रहा हूं और मेरे साथ कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो ये कुछ यहाँ भी पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को पढ़ते वक्त, देखते वक्त हमारा दिमाग, हमारे अंदर में जो बच्चों को पढ़ाते वक्त जो सिचुएशंस आते हैं तो उनमें पूछ रहा है कि जो किसका सबसे कम इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी क्लास में। अब जैसे इसको मैं ऐसे समझाया कि अभी मैं धोती कुर्ता पहन के आ जाऊं या जींस टी शर्ट पहन के आ जाऊं या कोट पैंट पहन के आ जाऊं, क्या मेरे ड्रेसिंग का इम्पैक्ट है? तो बहुत हद तक है, क्योंकि शिक्षण में कहीं ना कहीं हमारे जो ड्रेसिंग होती है इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर में। हम फटे चिटे पुराने या ऐसे टेढ़े मेढ़े कपड़े, फटी जीन्स पहन के अगर आ जाएंगे तो बच्चों का ध्यान पढ़ाई से ज्यादा हमारे कपड़ों पे आएगा। तो कहीं ना कहीं टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में कुछ चीजें होती है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा, प्रभाव बहुत ज्यादा होता है और किसी का इम्पैक्ट बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है। अब देखिए जैसे प्रतिपुष्टि की गुणवत्ता में वृद्धि, इनहेंस क्वालिटी और फीडबैक, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसका इंपॉर्टेंस इसलिए भी है कि जैसे अगर एक बच्चा फीडबैक दे रहा, मैंने क्लास किया, मैंने पूछा बेटा कैसा लगा आज की क्लास में, आपको सब समझ में आया, तो बच्चा हमें फीडबैक देगा कि नहीं सर आप ये पढ़ा रहे थे अच्छा था, ये पढ़ा रहे थे तो ऐसा था, ये तो फीडबैक का कहीं ना कहीं क्वालिटी में इनहेंसमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग से शिक्षण में परिवर्तन करना, यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई टीचिंग। क्या हम जो असेसमेंट का जो मुझे रिजल्ट मिला उससे हम मतलब टीचिंग में प्रभाव देंगे? तो हाँ बिल्कुल देंगे। अगर एक क्लास में हमें किसी बच्चे ने असेसमेंट दे दिया और हमने असेसमेंट कर लिया कि नहीं हमारे क्लास में ये बच्चों का अलजेब्रा ठीक नहीं है, इनका ट्रायंगल ठीक नहीं, इनका सर्किल ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस असेसमेंट के आधार पर हम अपनी टीचिंग में चेंजेस लाएंगे ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तीसरा, मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना। जब हम मूल्यांकन करते हैं, नोइंग वेज इन व्हिच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव है, क्योंकि जब तक हम मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पे जो प्रभाव पड़ा, उनके तरीकों की अगर जानकारी हमारे पास नहीं होगी तो हम एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं कभी भी। क्योंकि एक शिक्षक को मालूम होना चाहिए कि जिस समय वो पढ़ा रहा था तो उसकी क्लास में, उसकी कक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को जो उसने दिया, उसका जो एक टीचर का जो इनपुट था वो बच्चों के अंदर कितना ग्रस्त हुआ, बच्चों ने उसको कितना प्राप्त किया, और उसके आधार पर भी अपने शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना और चीजों को बदलना एक शिक्षक का धर्म है, कर्तव्य है। प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर, छात्रों को गलत उत्तरों का पूरे हल दे देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। हमने क्लास चला रहे हैं, क्लास में हमने 10 प्रश्न पूछा, बगल में आंसर शीट खोल के रख दिए, हमने बोला इससे क्या होगा कि गलती होने की संभावना खत्म हो जाएगी। जब बच्चे को पढ़ाते वक्त बच्चे का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर नहीं किया, बच्चे के मतलब प्रोग्रेस को हमने एसेस नहीं किया, बच्चे की जो प्रगति हो रही है क्लास में, या किन चीजों से वो घबरा रहा है, किन चीजों को छोड़ रहा है, किन चीजों को पकड़ के चल रहा है, कौन सी चीजें जो उसके लिए मुश्किल है, अगर इस तरह की चीजों में अगर हम ध्यान नहीं देंगे और डायरेक्ट हम उसको सॉल्यूशंस देंगे तो बच्चा जो है उससे उसका कभी भी अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, उसकी इंटेलिजेंस नहीं बढ़ेगी। ऐसे में सबसे न्यूनतम इम्पैक्ट की बात करें, जिसका मतलब सबसे कम प्रभाव पड़ता है, मतलब न्यूनतम, मतलब कोई बात नहीं, वो होगा छात्रों के गलत उत्तरों का पूरा हल दे देना। ऐसा कुछ करने से कोई बहुत बड़ा इसका प्रभाव नहीं आता, तो ऐसे में इसका न्यूनतम प्रभाव होता है। अगला प्रश्न, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समुचित चतुर्भुज और एक आयत है, दोनों ही है। वो वैन व्हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पे है? वैन व्हील एक बहुत बड़े एजुकेशन के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने अपने कुछ तर्क दी थी, उन तर्कों में उन्होंने कुछ लेवल्स बताए थे, जैसे कि पहचानने का लेवल था 0, स्तर 1 पे मतलब विश्लेषण था, स्तर 2 पे संबंध था और स्तर 3 पे निगमन था। मतलब जब हम, जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक पत्थर रखा है, हम पहले पहचाने तो कि ये पत्थर है, अब ये पत्थर किस तरह का है उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। दूसरा लेवल, तीसरा कि वहाँ पे 3-4 अलग अलग पत्थर रख दिए हैं, कुछ मतलब जो है मतलब चट्टानी पत्थर है, कुछ मिट्टी या ऐसे बालू और कंकड़ से मिलजुल करके बने हुए पत्थर के टुकड़े, तो हम कहीं ना कहीं एनालिसिस जब हमारे आएगा तो हम रिलेशनशिप निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने में मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे मैंने
रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब हम बच्चे अगर पढ़े होंगे शुरुआती दौर में, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उन्हें पता होगा कि जिसकी कोई साइड नहीं होती है उसे हम सर्कल कहते हैं। तो उसका वो कॉन्सेप्ट बना और उसे पता होगा कि हाँ जिसमें सामने वाली दो साइड्स इक्वल होती है वो रेक्टेंगल होती है। तो ये बच्चे का जब कॉन्सेप्ट रहेगा कि इस तरह के शेप में किसी चीज को देखेगा तो वो कहेगा कि ये रेक्टेंगल है, इस तरह के शेप में जो देखेगा उसे कहेगा सर्कल है। तो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होना। अब एक बच्चा क्या करता है कि बच्चे ने क्या किया कि वो रोम्बस और रेक्टेंगल दोनों को कह रहा कि एक ही है, कि मतलब स्क्वायर जो है वो दोनों हैं, एक रोम्बस भी और रेक्टेंगल भी। अब कहीं ना कहीं उस बच्चे के अंदर भी जो सबसे बड़ा जो कारण है वो कि वो मतलब कह रहा है कि दही रख दिया गया, दूध रख दिया गया और दोनों को देख के कह रहा है कि दोनों एक ही। ऐसे में उस बच्चे की रिकॉग्नाइजेशन कहीं ना कहीं कमजोर है, वो रिलेशनशिप नहीं निकाल पा रहा, वो संबंध नहीं निकाल पा रहा कि बनी एक ही चीज से लेकिन दोनों के दो मायने हैं। ऐसे में इसका जो है वो संबंध नहीं निकाल पा रहा है इस बात का कि स्क्वायर का संबंध रोम्बस और रेक्टेंगल से क्या है। अगर उसको संबंध निकालना आता है तो वो बड़े आसानी से बता देगा कि कहीं ना कहीं वो बता देगा कि नहीं स्क्वायर जो है वो रोम्बस और रेक्टेंगल में क्या अंतर आता है। तो ऐसे में वो पहला चीज की मतलब कौन से चरण पे है, तो वो संबंध के चरण पे है। वो पहचान रहा है, वो पहचान रहा है लेकिन वो संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। मतलब मैंने एक अपार्टमेंट देखा और मैंने क्या एक घर देखा बना हुआ और हम दोनों को कह रहे हैं कि दोनों मकान हैं, सिर्फ इसलिए कि हमारे दिमाग में बैठा कि ये भी ईंट सीमेंट से बना, ये भी ईंट सीमेंट से बना, तो ये तो गलत है। दोनों की कैटेगरी अपार्टमेंट है और इंडिपेंडेंट हाउस है। तो ऐसे में संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है ये बच्चा। तो इसका उत्तर होगा 3। अगला प्रश्न है कि दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। द सम ऑफ एनी टू होल नंबर इज अ होल नंबर। होल नंबर का हमको कॉन्सेप्ट पता है कि 0 से लेकर के 9 तक सारे होल नंबर है। तो इसका कहने का मतलब है कि किसी दो होल नंबर का जब हम कोई मतलब सम निकालेंगे तो वो होल नंबर ही होगा। मान लीजिए कि अगर हमने 3 + 3 किया तो ये 6 आया, तो ये होल नंबर है, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के इस गुण को इस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। द प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर्ड टू एज। इस प्रॉपर्टी को कि हाँ किसी भी दो मतलब होल नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसका उत्तर भी एक होल नंबर ही होगा। ये किसका है? तो पहला ऑप्शन कहता है संवरक गुण। संवरक गुण मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोई दो संख्याओं को हम ऐड कर रहे हैं, किसी दो संख्याओं का, तो उसका जो रिजल्ट है वो फिक्स है कि वो होल नंबर ही हो रहा है, मतलब ये संवरक गुण के अंतर्गत है। दूसरा देखिए क्रम विनिमय गुण कहता है, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मतलब अगर मान लीजिए आपके सामने लिखा है 2 + 3 = 3 + 2, तो ये जो चीज है ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मतलब आप 2 को आगे करें या 3 को पीछे करें या 3 को आगे करें 2 को पीछे करें कोई फर्क नहीं पड़ता। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मान लीजिए कि ये 2 है और ब्रैकेट में 3 + 2 है, तो आप देख रहे हैं कि ये हो गया और इधर अगर हम ये 3 बाहर कर दें और अंदर 2 + 2 कर दे रहे हैं तो आप देखिए कि क्या अंतर आ रहा है। ये 4 × 3 12 हो गया और ये 5 × 2 हो गया। तो ये सहायक गुण नहीं है। हमेशा इसमें क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर में अगर हमने 2 डिजिट सपोज रखा है 1 + 0 रखा है, तो इधर अगर हम लोग इसको अगर 1 कर रहे हैं और ब्रैकेट में अगर 2 + 0 ले रहे हैं तो हमारा उत्तर रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे में हमें ये देखना है कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है उसमें होती है कि ब्रैकेटिंग का एक चीज होता है। देखिए आशीष सर आपको बताने के लिए आ रहे हैं, इसको मैथ्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इनसे अच्छे से फ्रेंड्स, आपका ज्ञान विज्ञान चैनल पे स्वागत है। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब जितने भी होल्स नंबर है अगर हम उनको कभी भी कैसे भी ऐड करें तो हमेशा होल्स नंबर ही आएंगे, तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर रखा गया है, ठीक है। अब कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कोई दो नंबर को हम ऐड कर रहे हैं जैसे 2 और 3, ठीक है, जैसे 2 और 3 इसको हमने ऐड किया, इसका आंसर कितना आया 5 आया, या फिर 3 को 2 से ऐड किया, इसका भी आंसर 5 है। यानी कि अगर हम उन दोनों नंबर्स के डिजिट को चेंज कर रहे हैं, ऐड करते हुए सिंगल डिजिट को, ठीक है, 2 को पहले 3 में ऐड किया या 3 को 2 को उनके प्लेसेस को हमने चेंज कर लिया, उसके बाद जो उनका आंसर सेम आ रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, तीन नंबर को ऐड कर दे जैसे 2 + 3 + 2, ठीक है, एक नंबर ये है, इसका आंसर कितना आएगा 3 + 2 5 और 2 7, या फिर
2 प्लस 3 प्लस 2, इसका भी आंसर आएगा 7। इसमें क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट के अंदर को ऐड करें, ठीक है। इसमें क्या फर्स्ट नंबर को अलग ऐड किया है, फिर दो बाकी दो नंबर को हमने अलग से ब्रैकेट करके ऐड किया है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर पहले नंबर्स को छोड़ के लास्ट के दो नंबर को हम ऐड करें पहले, फिर फर्स्ट वाले नंबर से ऐड करें, तो भी उसका आंसर वही आएगा। या फिर हम पहले दो नंबर को पहले ऐड कर लें, फिर थर्ड नंबर को ऐड करें, तो भी आंसर उसका यही आएगा। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि उसका डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी दो नंबर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल एक 2 है और ब्रैकेट में 3 प्लस 1, ठीक है। ये दो नंबर्स पहले हम इसको ऐड कर रहे हैं, 3 प्लस 1 4, 4 2 जा 8। अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे ना करके डिस्ट्रीब्यूट करके इसको मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करें, जैसे 3 2 जा 6 प्लस 2 1 जा 2, इसका भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यानी कि हम मल्टीप्लाई करें बिना पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करें, या फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें उन दोनों नंबर को, फिर उसको ऐड करें, तो उन दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। ऐसी प्रॉपर्टी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। तो सर ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। हाँ, इसका आंसर यही होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का यही मतलब होता है जितने भी होल्स नंबर है, ठीक है, उनको सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, होल्स नंबर ही आएगा। क्योंकि आपको पता है होल्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक, ठीक है। बाकी आप सामने पेडियोलॉजी सर बताएंगे आगे। थैंक यू सर। आगे का प्रश्न देखिए, हम लोग एक बार फिर से मतलब इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम देखिए पेडागोजी का माहौल, मैथ्स के ऐसे ही प्रश्नों के लिए इस चैनल पे सर का स्पेशल मैथ्स सेटेड के लिए उनका अलग से वीडियो है, और मैं आपको मनोविज्ञान पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट खोजना। अभी एक आपको और प्रॉब्लम बता देते हैं, यहाँ पे हाईलाइट जो किया जाता है ना, वो हाईलाइट इसलिए किया जाता है कि ताकि बच्चे कभी-कभी क्या करते हैं ना कि इसको सत्य पढ़ लेते हैं, और सत्य पढ़ने के बाद उनका आंसर सत्य की तरफ होता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, मनोविज्ञान है इसलिए क्वेश्चन के एक-एक पहलू को ध्यान से आपको पढ़ना है। और आपको बता दें कि जब आप इसके विकल्पों को पढ़ते हैं, विकल्प ही अपने आप में इसका उत्तर खुद ब खुद बताता है। देखिएगा कैसे, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। क्या है कि गणितीय अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया जिसमें संवाद सम्मिलित है। मैथमेटिकल लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग। ऐसा तो है ही नहीं। देखिए, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है ये करेक्ट ही है। क्यों? क्योंकि मतलब देखिए, हम समाज में जब जुड़ते हैं लोगों से, तो जैसे हम कोई चीज सामान लेने जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक तौर पे कि इतने का मिला या इतने का मिला, हम चीजों को जोड़ने लगते हैं, कोरिलेट करते हैं। हमारा समाज, जैसे देखिए आप इसको बेस्ट एग्जांपल के तौर पे समझिए, वो लोग जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, आज सब्जी बेच रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं, ऐसे समाज में हमारे कुछ काम कर रहे हैं, उनको भी समझे कि जो उन्होंने काम किया तो वो कितना उनका हुआ है। तो वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, जोड़ना घटाना कहीं ना कहीं। तो ये कथन सत्य है, हमें खोजना इनकरेक्ट। दूसरा, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं। कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल इन कंस्ट्रक्टिंग मैथमेटिकल नॉलेज। अच्छा ये बताइए, अब जैसे हम मान लीजिए कि किसी और कल्चर से आते हैं, कोई हमारा और मतलब संदर्भ है, हमारा कुछ भी है, तो क्या हम जो कॉन्टेक्स्ट या कल्चर हमारा है, क्या ये मैथमेटिकल नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है? तो जवाब होगा नहीं, हमारे कल्चर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 2 + 2 4 है, वो सबके लिए 2 + 2 4 है, वो चाहे किसी भी कल्चर से आए। 3 + 3 6 है, 2 4 8 है, 5 5 25 है। तो ऐसे में कल्चर कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल नहीं है। तो ये देखिए, यहीं पर ये ऑप्शन को आप लॉक करके रख लेंगे कि ऑप्शन सही है। अब हम लोग तीसरा भी पढ़ लेते हैं। तीसरा इसलिए पढ़ते हैं कि हमें ये भी रहे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि कोई इससे भी ज्यादा गलत हो, इनकरेक्ट ही तो खोजना है। तीसरा कह रहा है, नमूनों का अवलोकन और सामान्यीकरण में से प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में गणितीय ज्ञान का सर्जन किया जा सकता है। यानी कि मैथमेटिकल नॉलेज कैन बी क्रिएटेड इन प्राइमरी क्लास स्टूडेंट थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न एंड जनरलाइजेशन। तो क्या ये इनकरेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। आपने देखा होगा कि वो छड़ वड़ का क्रिजनियर छड़े होती है, एबेकस मेथड होता है, तो इन सब मेथड से बच्चों को प्राइमरी लेवल पे सिखाया जाता है कि जैसे ये 22 है और +5 है, तो बच्चे को ऐसे एबेकस मेथड दे दिया जाता था। यहाँ पे ये टेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था कि ये 10 से ये 10 से दहाई के स्थान पे 2 कर लेता था, और ये जो 5 2 7 है तो इसको ये इकाई के स्थान पे ऐसे ऐसे जोड़ लेते थे बच्चे की 1 2 3 4 5 6 7। इस मेथड से बच्चे
गोले को देख के, बॉल को देखकर, या आपने देखा होगा कि प्राचीन काल में और भी अन्य तरीके होते थे जिसमें लोग चीजों को गिनते थे, मतलब सेपरेट करके गिनने का। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर में ये चीज तो है, ये पॉइंट भी सही है, ये पॉइंट सही है, अभी ये गलत है। आगे हम चौथे ऑप्शन पे चलते हैं। गणितीय ज्ञान के सृजन में तर्क और वार्ता की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्या ये इनकरेक्ट है? नहीं, ये करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है कि जब आर्गुमेशन और नेगोशिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज। तो हाँ, जैसे कि एक बच्चा सामान लेने गया बाजार में, सब्जी वाला कहता है कि नहीं ये चीज 15 की है, और बच्चा आर्गुमेंट कर रहा है कि नहीं ये चीज हमें 12 में दो, 15 ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं नेगोशिएट कर रहा है वो चीजों में। दूसरी चीज आर्गुमेंट हो रही है, क्योंकि उसको पता है, संख्या का ज्ञान उसको पता है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये जो हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, इसका भी हमारे गणितीय ज्ञान पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर के आपको हर एक प्रश्न को इतना डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है कि आप इन चीजों को समझे। मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये सब मनोविज्ञान है। मन के विज्ञान से सोचिए, आप बाजार में अपने बच्चे को 20 रुपया लेके भेज दे रहे हैं, अगर बच्चे को नेगोशिएशन करना नहीं आ रहा, वो आर्गुमेंट करना नहीं आ रहा है, किसी ने बोला उसको कि ये चीज 25 की है, उसके पास 20, अगर उसको पैसे की वैल्यू नहीं मालूम है तो वो क्या नेगोशिएट करेगा कि हाँ भाई इतना ही दे दो, इतने में इतना भी मिल जाएगा। ये भी एक होता है कि नहीं भाई हमारी जरूरत 1 केजी की है लेकिन हमारे पास 20 रुपए है, और अगर हम इसको अगर 750 ग्राम ले लेते हैं, 750 ग्राम ले लेते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो बच्चा उसमें आर्गुमेंट और नेगोशिएशन का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कुल मिलाकर के उसकी संस्कृति और संदर्भ का कोई भूमिका नहीं है, यही एकमात्र इनकरेक्ट है, बाकी सारे जो है इसमें से करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन जो है 2 जो है वो लॉक कर लिया, और यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राइमरी लेवल पे, प्राथमिक स्तर पे संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर ध्यान देना होगा आपको, इस बार करेक्ट मांग रहा है आपसे, इस बार इनकरेक्ट नहीं। तो पढ़ेंगे इसमें से गलत ढूंढना है, सही आप गलत जब ढूंढ लेंगे तो आपको सही जो है खुद ब खुद उसमें से अलग निकल करके आ जाएगा। जैसे देखिए, बच्चे को संख्याओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब ये जो है कि हमको क्या करना है कि मतलब कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। ये कथन तो सत्य है, जब उसके अंदर में मालूम ही नहीं रहेगा कि 10 रुपया ज्यादा है कि 20 रुपया ज्यादा है कि 30 रुपया ज्यादा है कि 40 रुपया ज्यादा है, जब उसके अंतर्दर्शी समझ नहीं रहेगी तो किसी चीज का मतलब अवलोकन नहीं कर पाएगा, वो किसी चीज को एनालाइज नहीं कर पाएगा कि कौन चीज महंगी है कौन चीज सस्ती है। तो बच्चे के अंदर में कहीं ना कहीं हमें जो है अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ती है नंबर्स के प्रति, ये ज्यादा है कम है। अब आप क्या है ना कि जैसे जब बच्चों में समझ नहीं होती है ना, तो उनके लिए 10 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 2000 का नोट, कुछ भी आप रख दें, वो उसको एक कागज का टुकड़ा समझ करके पॉकेट में रख लेते हैं। लेकिन वही बच्चों में जब नंबर की समझ आती है और जब उस नोट को वो देखते कहते हैं अरे यार ये तो 1000 है, ये 2000, हालांकि 1000 है नहीं, माननीय मोदी जी ने उसको बंद कर दिया है, तो ये 2000 का नोट है। तो बच्चों में धीरे धीरे संख्याओं की जब समझ होती है तो वो कहीं ना कहीं वो एनालाइज कर पाते हैं। तो ये देखिए आपका दूसरा मतलब पहला कथन सत्य है आपका। आपको कुल मिला के इसमें कथन सत्य का सेट ढूंढना है, तब जाकर के आप लीजिएगा ऑप्शंस पे पहुंच पाएंगे। संख्याओं को लिखना और अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए, गलत। हम लिख रहे हैं, बच्चों को लिख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच्चे से अचानक से हमने कभी पूछ दिया कि बेटा 5 कहाँ है, तो उसने क्रम में पढ़ा है तो ऐसे बोलेगा 1 2 3 4 5। वो क्रम में पढ़ा है तो क्रम में ही सुना पाएगा। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि जैसे आप किसी बच्चे को, आप सभी लोग कहीं ना कहीं टीचर्स हैं जो इन वीडियो को देख रहे हैं, सब टेट का एग्जाम दे रहे हैं, सभी बीएड बीटीसी क्वालिफायर्स हैं। ये समझने वाली बात है कि जब आप अपने बच्चे को या जब आप किसी चीज को क्रम में सिखा देते हैं कि बेटा ये संडे, फिर मंडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, लाइफ टाइम उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्रम में लिखने की वजह से वो क्रम में ही याद रखता है। अब क्या है कि अगर बच्चे को क्रम को अगर तोड़ करके कहीं लिख दिया जाए, कभी लिख दिया जाए, ऐसे 2 ब्लैंक दे दिए जाए, एक इधर ऐसे लाइन दे दिया जाए, इधर ऐसे लाइन दे दिया जाए, और ये कह दिया जाए वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, तो बच्चा क्या करेगा ना, मंडे ट्यूसडे पूरा पढ़ने लगेगा। तो ऐसे में जो ये कथन है ये सत्य नहीं है, क्रम की बात नहीं आती कि नहीं हमको मतलब एकदम सीक्वेंस में ही सारी चीजें उसको बतानी चाहिए, ये गलत, हमें सही खोजना है। तीसरा, गणना से पहले संख्याओं को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए। राइटिंग ऑफ नंबर्स एज न्यूमरल्स शुड प्रीसीड काउंटिंग ना, ये भी गलत है कि मतलब हम किसी नंबर को मतलब काउंटिंग में कि वो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये चीज भी गलत है। तो ये आपको 2 गलत मिल गए।
अब आते हैं डी पे, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑर्डर इररिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इनकरेज्ड। हाँ, बच्चों के अंदर में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा कि बड़ी छोटी कोई भी संख्या है, मिश्रित संख्याओं में अगर आपने उसके सामने लिख दिया 5, 15, 30, 40, 60, 90 ऐसे लिख दिया, अगर वह अनुक्रम में है, मतलब अब चीजें इररिलेवेंट हो रही है, तो उसमें से कह देंगे कि ग्रेटर से स्मॉलर लिखो, तो वो बच्चा क्या करेगा कि जब आपने उसको उसके अंदर में मतलब ऑर्डर इलेवेंस को मतलब अगर इनकरेज किया होगा तो वो सीधे 90 फिर 60 फिर ऐसे करके वो लिखना समझ जाएगा। अदरवाइज वो संख्या से गिनेगा, 1 से लेकर 100 तक गिनेगा, तब वहां पर जाकर के तो लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो ये दो कथन सत्य है, ए और डी इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से। ए एंड डी कहां? ये ऑप्शन 3 आपका इसका राइट आंसर है। हमेशा बच्चे के अंदर से आप याद रखिएगा कि प्राथमिक स्तर पे बच्चा मतलब जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 1 में है, जो छोटी क्लास में है, तो उस समय में दो बातें उसके अंदर में जरूर रहनी चाहिए। पहले कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को इंकरेज करना चाहिए ताकि वो समझे चीजों को, और दूसरा कि जो संख्याओं का जो अनुक्रम असंगति है उसको भी प्रस्तुत करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं बच्चे ये चीज सही है, ऐसे ही हमें पढ़ना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के इसका अगला मतलब 3 ऑप्शन सही है। प्राथमिक स्तर पे गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? इनमें से कौन सा पहलू जो है बच्चे को, छोटे क्लास के बच्चे को पढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है? पढ़ते हैं हम क्लास में मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट पहलू क्या है जो एक छोटे बच्चे को पढ़ाते वक्त इंपॉर्टेंट होगी। तो गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का भाग बनाना पहला ऑप्शन है। जब तक किसी चीज को हम लाइफ से रिलेट नहीं करते हैं, हम कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चा कह रहा पेट दर्द हो रहा है सर, छोटा बच्चा कह रहा पेट दर्द, तो पहले मुझे बताएंगे कि पेट क्या है। जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि नहीं इस हिस्से में, यहाँ अंदर में हमारा ये स्टोमक एरिया है, इसे हम पेट कहते हैं। अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और वो सीधे पेट को समझता ही नहीं, तो वो फिर वो दर्द को, किसी भी दर्द को कोई जगह मान लेगा वो चोट लगेगा सर पे और मतलब वही है टाका किडनी निकाल लेगा, वो वाला डायलॉग जो फिल्म का है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर में सबसे पहले हमें उसके पढ़ाई को उसके जीवन से जोड़ करके बताना चाहिए कि देखो बेटा आज मम्मी ने कितना रोटी दिया, तो 2 रोटी दिया, कल कितना दी थी 3, तो बेटा ये बताओ कल ज्यादा रोटी दी थी कि आज ज्यादा रोटी दी थी। तो बच्चा बोलेगा कि कल सर खाए थे तो मेरा पेट भर गया था और एक बच भी गया था, और आज सर हम पूरा खा गए, तो बताओ कौन दिन ज्यादा था? सर तब तो कल ही ज्यादा था। तो वो उसने अपने जीवन के अनुभव से सीखा, पहला चीज। इस पॉइंट को हम लोग लॉक करके रखेंगे। अगला है परिकलन की परिशुद्धता विकसित करना, मतलब डेवलपिंग राइगर इन कैलकुलेशंस। क्या ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है? तो नहीं। परिकलन की परिशुद्धता विकसित करना, वो चीजें समय के साथ वो करने लगेगा, उसको वो चीजें डेवलप हो जाएगी अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग है। तो ये सारे पहलू जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला उसको है कि बच्चे के जीवन के अनुभव का भाग बनाना है उस मैथ्स को, उस सब्जेक्ट को। तीसरा उच्चतर पढ़ाई और रोजगार के लिए तैयार करना। एक तो देखिए हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम की आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बच्चा जिस दिन स्कूल में पीठ पर बैग लेकर के स्कूल पहुंचता है, उसी दिन से उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि तू ये पढ़ लेगा, ये कर लेगा तो तू ये बन जाएगा। इवन हम सभी लोग जो टेट का भी एग्जाम दे रहे हैं, तो हम में से शायद वो 1% लोग ऐसे होंगे जो अनुभव के लिए ले रहे होंगे। सबका एक ही टारगेट, हम टेट क्वालिफाई करेंगे, हम टीचर बन जाएंगे, हम टेट क्वालिफाई करेंगे, हम ये बन जाएंगे। मतलब पूरी जिंदगी हम लोगों के एजुकेशन सिस्टम ने हमें नौकरी और रोजगार के इर्द गिर्द बांध करके रखा। तो ये बहुत गलत है, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब आते हैं अंतिम में, प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहन और तैयारी कराना, प्रोमोटिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी। ये भी गलत है। मतलब हम किसी को सिर्फ इसलिए प्रमोट करेंगे क्लास में कि नहीं इससे ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा, तो ये भी गलत है। सबसे पहले एक शिक्षक को प्राथमिक स्तर पे बच्चों को किसी भी विषय को पढ़ाते समय उस विषय को उसके जीवन के रूटीन से जोड़ना चाहिए, उसके लाइफ से जोड़ना चाहिए। सो मित्रों, दोस्तों, हमारे भाइयों, इसका पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन की विकसित होने की संभावना सबसे अधिक है? Which of the following activities most likely to develop special reasoning among students? अब देखिए यहाँ पर बच्चों को जब हम लोग रीजनिंग के लिए करेंगे तो सबसे ज्यादा मतलब इनमें से कौन सी पर्टिकुलर पॉइंट है जो उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगी? कौन सी है? देखिए
अगर बच्चे को मैं आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स इन अ नंबर चार्ट, ये गलत है क्योंकि एक संख्या चार्ट बना दिया और उसमें हम लिख करके दे दिए, तो क्या इससे बच्चे का रीजनिंग एबिलिटी सुधरेगी? नहीं। दूसरा, सुडोकू पहेली को हल करना, ये भी नहीं है। पहेली हल करने से उसके रीजनिंग एबिलिटी का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। तीसरा, चौपड़ आकृतियों को पहचानना। चौपड़ आकृतियां मतलब, अब इसका मतलब सर आप आएंगे इसमें, चौपड़ आकृतियां इनको थोड़ा सा बताएं, चौपड़ आकृतियां किस प्रकार की हैं? हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है। नहीं, हम लोग मिलके ही करेंगे इसको। देखो चौपड़ अगर क्या, पहले के समाज में जो चौपड़ होते थे आपने देखा ही, खटिया वगैरह, हाँ ठीक है, उनकी तो चौपड़ आकृति ऐसे बनी रहती थी, ठीक है, इस चौपड़ आकृति की तरह। उससे क्या आकृतियों को पहचान कर हम लोग सारा चीजें उसे क्या करते, रिकॉग्नाइज करते थे, देखते थे कि हाँ ये क्या है और कैसे, क्योंकि हम जो भी सारी चीज पढ़ रहे हैं अभी तक देखिए सब प्राइमरी लेवल पे, यानी कि छोटे बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए अभी वो चार्ट वगैरह वो क्या जानते होंगे, ठीक है, पहेली वगैरह छोटे बच्चों को पहेली वही थोड़ी नहीं जानते होंगे, तो पहले वो आकृतियों को पहचानना सीखते होंगे, ठीक है। तो ये सारी आकृति को पहले पहचानेंगे, फिर आगे की प्रोसेस को क्या करेंगे। अब छोटे बच्चों से बोल दिया कि आरेख, कोई दंड आलेख खींच के बताओ, तो दंड आलेख थोड़ी ना जानेंगे, उसको जब बार उसको चार्ट और बार ग्राफ से क्या मतलब है कि कोई चीज बड़ा छोटा है। अभी उसकी इनिशिएशन पे उसके माइंड में जो कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग बचपन में खाट देखते थे तो खटिया बीनता थे, तो वो एक पैटर्न ऐसे ऐसे होता था बीनने का, तो हम लोग उस पैटर्न से करते थे कि देखो ये कितना पैटर्न है। तो ये चीजें हम लोगों के अंदर में कहीं ना कहीं प्राइमरी लेवल पे हमारी रिकॉग्नाइजेशन को बढ़ाती थी, हमारे पहचानने की क्षमता को बढ़ाती थी। तो अगर बात इसकी करें कि स्पेशल रीजनिंग अगर स्टूडेंट्स के अंदर में, देखिए रीजनिंग का एक मतलब भी होता है कि कारण ढूंढना, रीजन ढूंढना। तो रीजन कौन ढूंढेगा? जिसको पर्टिकुलर किसी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि हम पूछते हैं कि आसमान नीला क्यों होता है, हमने आसमान को आसमान कहा, तब हमने पूछा कि ये नीला क्यों होता है। तो रीजंस कौन ढूंढेगा? जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इन पॉइंट्स में अगर बच्चे के पास चौपड़ आकृतियों को पहचानने की क्षमता रहेगी इनिशियल लेवल पे, तो बाकी सारी चीजें खुद ब खुद उसके अंदर में डेवलप होने लगेंगी टाइम के साथ। थैंक यू आशीष सर। देखिए आगे का देखिए प्रश्न हमारा क्या कहता है कि बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में क्या अत्यंत उपयुक्त है। बच्चों को हमें फ्रैक्शन पढ़ाना है, तो इसमें से फ्रैक्शन पढ़ाने के लिए इन चारों ऑप्शन में से हमारे लिए सबसे सटीक कौन सा होगा? देखिए एबेकस मेथड, गिनतारा मेथड। भिन्न का इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग जोड़ना सीखते थे 2 + 2 3 + 4 4 5 + 6, ये तो जोड़ बेटा आपने था, एडिंग किया था। जियो बोर्ड का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था? नहीं था। जियो बोर्ड क्या था? वो भी एक तरह से आपके अंदर में कहीं ना कहीं चीजों को बांटने की, चीजों को इस तरह से करने के लिए मतलब क्षमता एक वो रखता था, मतलब वो भी एक तरह की पाश्चात्य सभ्यता में ही था। नंबर की चार्ट की अगर हम बात करें तो नंबर का जो चार्ट सिस्टम है, जैसे मान लीजिए हमने ये चार्ट बना दिया, ऐसे ऐसे चार्ट बना दिया, ऐसे ऐसे चार्ट बना दिया आशीष सर, तो ये चार्ट जो होता है, अब हमने पूछ दिया कि ये एक चार्ट बना दिया, ये एक चार्ट बना दिया, और इसमें हमने क्या किया कि हमने कुछ कलर्स फिल कर दिए, जैसे यहाँ से ये हमने ये कर दिया, ये इतना फ्रैक्शन है इसमें, यहाँ से इतना कर दिया। तो बच्चे को जब हम ये चार्ट के वे में समझा रहे हैं, तो चार्ट का एक तरीका उसके माइंड में सबसे पहले सटीक तरीके से इंसर्ट होगा जी। बट हमें यहाँ पढ़ना है भिन्न के बारे में, हाँ ठीक है। तो ये तीनों चीजें हैं वो भिन्न को नहीं रिलेट करेंगे, ठीक है। जियो बोर्ड, पिंस वगैरह बोर्ड में लगे रहते थे, उससे हम सिर्फ आकृति बना पड़ते थे। चार्ट में हम उसके बारे में, नंबर्स के बारे में, चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहां से भी नहीं समझ। लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे चार्ट पढ़ना भी नहीं है कि चीजें छड़े, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो कुछ छड़े रहते हैं कलरफुल के, हाँ, ठीक है। जैसे ये एक छड़ ऐसे पीले कलर की हो गई, एक रेड कलर की हो गई, एक ब्लू कलर की हो गई, ऐसे कई छड़े होते हैं। इसमें छड़े कुछ ऐसे होती हैं, ठीक है, और इसमें कुछ बॉल्स रखे हैं, फिल्स होते हैं, हाँ। ठीक है। ये कुछ और कलर का होगा, इतना कुछ और एरिया फिल होगा, फिर कुछ दूसरे छड़ में होगा, कुछ यहाँ तक कलर फिल होगा, यहाँ तक कुछ दूसरा कलर फिल होगा, तीसरे छड़ में हाफ कलर फिल होंगे, ठीक है। चौथे में क्या होगा, यहाँ इतना एरिया फिल होगा और इतना एरिया फिल। तो हम इस कलर के पैटर्न के आधार पर भिन्न को पढ़ते हैं कि कितना एरिया हमारा कलर दूसरा कलर फिल है और कितना पार्ट हमारा दूसरा कलर फिल है। फिर दूसरे क्षण में जाएंगे, देखेंगे कि उसमें कुछ
ज्यादा एरिया पड़ा हुआ है और उसमें कोई दूसरा एरिया कलर है, ठीक है। तीसरे पैटर्न में क्या देखा तो हाफ कुछ अलग है, हाफ कुछ अलग है। तो हम इससे उस नंबर चल छड़े हैं कलर से, उनके पैटर्न से हम उनके बीच के रेशियो को पकड़ेंगे, ठीक है। तो उस समय तो छोटे बच्चों को रेशियो वगैरह पढ़ाया नहीं जाएगा, तो पहले उनसे अवगत कराया जाएगा कि हाँ इतना कलर है, मतलब ये ऊपर वाला कुछ ज्यादा पोर्शन है यानी दूसरा वाला कुछ कम तो पोर्शन वो है, मतलब यानी कहीं ना कहीं वो भिन्न का कनेक्शन समझ पाएगा समझ कि हाँ सर इसमें ये 3 कलर येलो था, इसमें 4 कलर येलो है और इसमें 2 कलर येलो है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर में भिन्न की समझ बढ़ेगी, भिन्नता लाएगा, डिफरेंस लाएगा। इसमें समझे रिलेशन पता चल जाएगा, इतना ज्यादा ये इतना कम है, भिन्नता की शुरुआत वहां से स्टार्ट होगी। चलिए सर, हम लोग दोनों लोग साथ ही रहते हैं। आप देखिए गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखिए जैसे हम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की समझ की बात हो रही है कि गणित की क्या समझ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला देखिए गणितीय ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो गणित ज्ञान में संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, तो ये तो सत्य है भाई। अगर हमने तर्क नहीं करना सीखा तो हमें क्या पता कि भाई हम कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कितना पैसा ज्यादा है, कितना कम है। तो कहीं ना कहीं आर्गुमेंटल स्किल तो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तर्क कौशल जिसे कहते हैं। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर हायरार्किकल इन नेचर, गणितीय संकल्पनाओं में प्रकृति श्रेणीबद्ध है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में चीजें चलती हैं। अब जैसे हम लोगों ने बॉड मास पढ़ा है तो ब्रैकेट है, ऑफ है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, तो एक पैटर्न बना हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हायरार्किकल है, इसका नेचर ये भी सत्य है। अब आते हैं हम लोग तीसरा, प्राथमिक स्तर पे गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए ऐसा है कि बिना कल्पना के आप किसी भी चीज को अपने दिमाग में उसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाएंगे। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसमें एब्स्ट्रैक्शन की कोई जरूरत नहीं, मतलब कल्पना की जरूरत, बिना कल्पना के गणित हो ही नहीं सकता, गणित अपने आप में एक कल्पना है। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन इनका जो है कथन जो है सत्य नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन है। एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं कि चौथा क्या कहता है। गणित में विचारों के सही संचालन के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं भी आप चले जाएंगे चीजों की कैलकुलेशन मिला जुला करके, मान लीजिए कि किसी ने कहा कि इसका $1 प्राइस है, हम एक इंडियन है, हम यूएस चले गए, तो हमें मालूम है कि सपोज कि अगर इसका 85 रुपीज अगर इसका वैल्यू है, तो हमें पता होगा कि जो ये हम दूध का पैकेट लिए हैं यूएस में $1 का है, इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये 85 रुपए का है, जो कि हमारे यहाँ में 60 है। तो हम कंपेरेटिव कहीं ना कहीं है, तो कहीं ना कहीं वोकैबुलरी बहुत बड़ा मैटर नहीं करता कि हम उसको जोड़ के या कुछ भी कहें। अल्टीमेटली अगर हम दुनिया के किसी भी भाग में जाएंगे, अगर हम 5 सामान खरीदेंगे तो पांचों सामान का काउंट करके सम ऑफ ऑल करेगा, तब हमसे बिल लेगा वर्ल्ड के किसी भी कोने में। ये कॉन्सेप्ट चेंज नहीं किया जा सकता। ऐसे में इसका आंसर जो है वो 3 है। प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष और कल्पना की आवश्यकता नहीं है, यह कथन इसमें से सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, सत्य है होता तो ये क्वेश्चन में आप परेशान हो जाते, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें इसमें से सत्य है। सत्य नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है और है के बीच का अंतर जरूर आपको ढूंढना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड इन ऑर्डिनल सेंस? अब देखिए ऑर्डिनल सेंस की बात आ रही है। मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूं, ठीक। दूसरा, इस घर में 3 कमरे हैं। जब हम 3 रूम्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑर्डिनल सेंस नहीं है। ऑल ग्रुप्स है 3 टीम, जहां हम लोग 3 की बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे जो हैं ये ऑर्डिनल सेंस नहीं है, ये भी ऑर्डिनल सेंस नहीं है। दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी सेट्स ऑफ 3 पेंसिल, ये भी आपका ऑर्डिनल सेंस नहीं है। अब ऑर्डिनल सेंस क्या है? तो तीसरी मंजिल, ये पॉइंट पे आपको ध्यान देना होगा। यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अब संख्या 3 का पूछ रहा है क्रम सूचक भाव में, क्रम बताना है। तो आपके दिमाग में क्रम का जैसी बात आएगा तो आप बोलेंगे तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आप क्रम में ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए क्रम सूचक भाव के हिसाब से इसका आई लिव ऑन द 3rd फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, इसका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उसका परिमाप समान होगा। इसमें से यदि अगर आपके सामने में 2 फिगर रख दिया गया और दोनों का पैरामीटर्स आर इक्वल है, ये करेक्ट है? तो नहीं हो सकता है
कि अगर दो फिगर उनका सेम एरिया है, मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फुट में कोई चीज ऐसी है, सही सर, कोई चीज ऐसी भी हो सकती है, कोई चीज ऐसी 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 भी हो सकती है। अब ऐसे में जितनी स्ट्रक्चर्स हमारे सामने में बनाई जा रही हैं, अगर ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहे हैं, अगर 1000 स्क्वायर फुट है तो हम कहेंगे यार ये सही है, तो लेकिन नहीं, इनका पेरीमीटर इक्वल नहीं होगा, ये गलत है। हमें शुद्ध कथन पर जानना है। इफ टू फिगर्स हैव सेम पेरीमीटर देयर एरियाज आर इक्वल। अभी हमने बोला कि पेरीमीटर और एरिया का आपस में कोई लेना देना नहीं है। पेरीमीटर एक अलग चीज है और एरिया अलग चीज है। जैसे कि फिगर्स की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे फिगर्स को मैंने बनाया, अब आपके सामने एक ये फिगर रख दिया गया है और एक ये फिगर रख दिया गया है। पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि हमने कहा कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 है, ये 15 है, ये 15 है, तो यहाँ पे हम इसको ये 15, ये 15, तो ये 30 और 30 इस तरह से हमने किया, तो पेरीमीटर में तो चेंज आ ही रहा है। अब ओवरऑल हम कहेंगे नहीं नहीं, ये भी 30 30 60 और 30 90 हो गया और इधर भी हम लोग इसको 90 कर देंगे। ऐसे नहीं होता, पेरीमीटर का एरिया से कोई लेना देना नहीं है। तो ये दो कथन जो है कह रहा है वो सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी सत्य नहीं है। तीसरा, परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है। द यूनिट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया आर सेम, ये भी गलत है। पेरीमीटर का एरिया अलग होता, मतलब यूनिट अलग होता है, और एरिया का मतलब यूनिट जो होता है वो अलग होता है। दोनों को हम अलग अलग कैलकुलेशन, अलग अलग फॉर्मूला पे निकाल देते हैं, ये भी गलत है। अब शुद्ध कथन पहचानना था तो बचा क्या, सामने लास्ट वाला, तो किसी आकृति के आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस देयर पेरीमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी चीज का ये शेप है, उसका ये शेप ही उसके पेरीमीटर को निर्धारित करेगा, न कि कोई और चीज। उम्मीद करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न फिर मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, वो अभी सर आएंगे, लास्ट के 2-4 क्वेश्चन है, आशीष सर आपको बताएंगे। हम आशीष सर और मैं मिलकर के, मैंने पेडागोजी का हिस्सा आपको बताना है और सर को आपको मैथमेटिक्स का हिस्सा बताना है। एक्चुअली इस वीडियो को बनाने के पीछे का मोटिव भी बड़ा बहुत सिंपल था, वो ये था कि हम चाहते हैं कि हम बच्चों को या अपने दोस्तों और भाइयों को सिंप्लीफाइड वे में, जैसे हम लोग टीचिंग करते हुए, कोचिंग ट्यूशन स्कूल पढ़ाते हुए हमने किस तरह से सीटेट क्वालिफाई किया, हमारी क्या स्ट्रेटजी थी, और हम देखिए टीचिंग पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तो साइकोलॉजिकल पहलू मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। और सर ऑलरेडी मैथ्स टीचर है 10+2 लेवल पे इंटर कॉलेज में, तो सर का एक अपना जोनर है, वो मैथ्स अच्छे से पढ़ाते हैं, तो हम दोनों ने डिवाइड कर लिया, साइकोलॉजी मैं बताऊंगा और सर मैथ्स बताएंगे। अगला देखिए, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। पहला, द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। किसी को अलजेब्रिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो क्या हम प्राइमरी लेवल पे बच्चों के अंदर में चीजों को जोड़ने की, अब जैसे हम बच्चे से कहेंगे कि हम दीदी को 2 चॉकलेट दिए, आपको 3 चॉकलेट दिए, किसका ज्यादा है, तो ये चीजें हम लोग इनिशियल लेवल पे बच्चों में डेवलप कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग लॉक करके रख सकते हैं कि ये पॉइंट सही लग रहा है, मतलब शुद्ध कथन है। आगे के देखते हो सकता है कोई इससे भी ज्यादा शुद्ध हो। भिन्नों की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्रारंभिक स्तर पे ही देना चाहिए, गलत। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल, ये गलत है। कॉन्सेप्ट का रिलेशन किसी के क्लास से नहीं होता। आपने बहुत पहले पढ़ा भी होगा, आप देखते हैं हमारे यहाँ एक छोटा सा बच्चा अभी वायरल भी हुआ था कुछ दिन पहले, गूगल बाबा उसको कहते हैं, गूगल गुरु कहते हैं, वो छोटा सा बच्चा वो लंबे लंबे कैलकुलेशंस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम किसी चीज को किसी क्लास से बांधे कि नहीं ये चीज तुम्हारे क्लास की नहीं। अब बच्चा 5 में पढ़ रहा है लेकिन उसका इंटरेस्ट आ गया, वो जानना चाह रहा है कि सर हमें टॉयलेट क्यों होता है, हम यूरिन कैसे बाहर निकालते हैं। हम उसको ये कह देंगे कि नहीं बेटा ये तो 10th का है, तुम अभी क्यों पूछ रहे हो हमसे, ये तो गलत है। एज अ टीचर हमें बच्चे को सेटिस्फाई करना, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना है। जिज्ञासाओं की कोई उम्र नहीं होती, वो किसी भी उम्र में आ सकती है, इसलिए उसको किसी क्लास स्पेशल से बांट देना गलत है। तो ये पॉइंट तो गलत है, ये अशुद्ध कथन है। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ये भी गलत है। अभी मैंने कहा कि इसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है प्राइमरी, जूनियर, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी लेवल से, ये सब पॉइंट नहीं होते हैं। कभी भी हो सकता है कि जैसे बच्चे को आपने 10 रुपया दिया, बेटा गया आपका बाजार में, अब आपने उसको कहा कि नहीं यार ये तो प्राइमरी लेवल पे है, ये चीज इसको अभी नहीं अभी बताएंगे, और मार्केट में गया, चीजों को पैसों का कैलकुलेशन गलत कर दिया, किसी को ज्यादा दे दिया, कम दे दिया, अपना पैसा ही छोड़ा है,
तो फिर आप उसको किसी क्लास से नहीं मान सकते हैं कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ऐसी बात। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट अपर प्राइमरी लेवल। एक बार फिर हम बच्चे को बांध रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था की यह सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने माइंड में एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि ये चीज इस लेवल पे है, ये इस क्लास में है, ये इस समय में है। बच्चा अगर एक आप देखेंगे एक बच्चा ना जो अभी 5-6 में पढ़ रहा है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो चाय की दुकान पे या समोसे की दुकान पे रोड पे ना एक स्ट्रीट वेंडर का काम कर रहा है ना, अगर आप कैलकुलेशन करने के लिए कहेंगे तो ये बच्चा ज़्यादा अच्छा कैलकुलेट करेगा। रीज़न क्या है कि ये किसी क्लास की बैरियर में नहीं पता, ये किसी क्लास से इसको बांधा नहीं गया कि नहीं तो ये इस क्लास, क्योंकि उसको परिस्थितियाँ ऐसी दी गई है कि कोई उसको 2000 का भी नोट देगा, कोई उसको 500 का नोट देगा, कोई उसको 1000 का नोट दे देगा, कोई उसको 100 का नोट दे देगा। तो वो पूरे दिन उसके पास कई तरह की परिस्थितियां आती हैं, वो परिस्थितियों से डील करते करते उसकी एडिशन सब्सट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो ऐसे में हम लोगों ने जो पहला ऑप्शन देखा था वो सबसे सत्य है कि द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। बच्चों के अंदर में चीजों को जोड़ने घटाने की क्षमता जो है वो शुरुआत में दी जा सकती है। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। यहां भी शुद्ध कथन पहचानना है। शुद्ध कथन हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जाती है, मतलब हम आए और उसको परिभाषा दी, ऐसा होता है कैसे? गलत है। डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल शुड बी प्रोवाइडेड फर्स्ट, मतलब हम आए क्लास में घुसे पहले बता दिए कि ये डेफिनेशन, तो कह रहा है कि मतलब करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें बच्चों के सी लेवल पे, वो भी प्राइमरी लेवल पे। उसको क्या मतलब, मैं आया लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, ट्रायंगल इज दिस है, इतना 3 साइड्स, ये वो 3 कॉर्नर, इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है। दूसरा, संभ्रांति से बचाने के लिए बच्चों को केवल समबाहु त्रिभुज ही प्रस्तुत कराना चाहिए। चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज्ड टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये भी गलत है। कंफ्यूजन बच्चे को तो ओपन वर्ल्ड दिया जाएगा ना, उसके सामने बहुत सारी चीजें रखी जाएंगी, वो बहुत सारी चीजों में जब वो पिक करना सीखेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपके सामने में एक थाली में खाना रखा गया और बगल की थाली में ईंट पत्थर रख दिए गए और किसी ने कहा खा लो, अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप तो पत्थर भी खा लोगे, फिर आप खाना छोड़ दोगे कि थाली में तो ये भी था, क्योंकि आपके माइंड सेट था कि थाली में मौजूद सभी चीजें खाई जाती है, तो फिर तो थाली में कुछ भी रख दो, गोबर रख दो, वो भी खा लेंगे, ऐसा नहीं है। तो कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि इसमें से थाली इंपॉर्टेंट नहीं है, थाली के अंदर रखी हुई वस्तु इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाना केले के पत्ते पे भी रखा जा सकता था, पत्तल पे रखा जा सकता था, दोने पे रखा जा सकता था, कहीं भी रखा जा सकता था, इंपॉर्टेंट खाना है ना कि वो थाली। तो यहाँ पे बच्चों को आप तीसरा देखिए, समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए, भी गलत है। अंतिम चलते हैं, क्षेत्रफल मापन की संकल्पना का परिचय केवल उच्च प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। क्या कि आइडेंटिफाई जब मैथमेटिक्स करिकुलम की बात हो रही है, यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात हो रही है, तो सॉरी हम उल्टा ऑप्शन पढ़ गए। अब यहाँ देखिए, बच्चों के समक्ष त्रिभुज, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज और अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करनी चाहिए। अब बच्चे के सामने, अभी मैं अपनी बात करूं, मेरा बेटा 1 क्लास में पढ़ता है, अब उसके मैथ्स के चैप्टर में शेप्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए ऐसे कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ऐसे भी कुछ दिया हुआ है, फिर ऐसे करके ऐसे दिया हुआ है, फिर ऐसे 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 करके ऐसे भी दिया हुआ है, फिर ये भी दिया हुआ है, फिर ऐसे भी दिया हुआ है, फिर ये सिलेंड्रिकल शेप दिया हुआ है। अब बच्चे के सामने पूरा बल्क में सारी चीजें रख दी गई है। अब उसके माइंड में पहले हमें क्या करना है कि सारी आकृतियों को प्रस्तुत करना है प्राथमिक स्तर पे, मतलब त्रिभुज को उसको पता ना, तो हम उसको बताएंगे कि बेटा देखो इसमें से कौन कौन चीजें हैं जिसमें 3 चीजें हैं, 3 भुजाएं हैं। अब उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, वो जब आएगा इसको देखेगा तो कहेगा 1 2 3 4, नहीं पापा बोल रहे हैं कि 3 है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 है, 1 2 3, अरे यही तो है पापा, यही ट्रायंगल है, ऐसे ही वो करने लगा। तो हमने क्या किया, उसको ओपन एक पूरी सारी चीजों को एक साथ रख दिया। मैंने कहा कि बेटा इसमें से आइडेंटिफाई करिए आप कि त्रिभुज कौन सा है। तो वो क्या किया कि बल्क में जितनी शेप्स थी उसमें से उठा करके उसने मुझे ट्रायंगल दिया, क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें। कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन हम लोग कहते हैं कि हम कंफ्यूज्ड हैं। कंफ्यूजन का सीधा सीधा मतलब हमारे कॉन्सेप्ट से होता है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें पता है कि दूध क्या है और दही क्या है। अगर हमारा कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो फिर क्या दूध क्या दही, हम दोनों को एक ही कहेंगे। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्ट, न कि वस्तु। तो वस्तु सारे उसके पास सामने में रख दीजिए,
उसमें से वो अपना कॉन्सेप्ट एक बार अगर बना लिया है कि ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होते हैं, तो उनमें वो चीजें जहां जहां उसको 3 साइड्स दिखेंगी उसको उठाएगा और पिक करके दे देगा। ऐसे में इसका आंसर 4 इज राइट। नेक्स्ट, यहां से आ जाते हैं आशीष सर की बारी, और आशीष सर आपको बताएंगे कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अब आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? एक विभाजन के प्रश्न में, ठीक है, कोई एक विभाजन का प्रश्न है, ठीक है, उसमें आपको बताना है कि भाजक भाजफल का 5 गुना है। पहले विभाजन का समझ लीजिए क्या होता है। विभाजन का मतलब कुछ डिवाइड करना है आपको, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जांपल आपको 4 को 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, 2 2 जा 4, ठीक है। अब इसमें ये समझना ये विभाजन है, ठीक है। अब इसमें आपको जानना है कि भाजक क्या है, भागफल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो हमारा बीच वाला होता है भाज्य, यानी यही हमारी क्या है, संख्या, ठीक है। इसके बाद भागफल ये होता है, यानी जितने से डिवाइड हुआ ये हो जाएगा आपका भागफल, ठीक है। भाजक क्या है? भाजक मतलब हम डिवाइजर, डिवाइजर मतलब हम जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा भाजक, ठीक है। ये भाज्य है, इसी को हम बोलते हैं वो संख्या, ठीक है, ठीक है। और हमारा ये जो बचा, यहाँ पे तो कोई भी शेषफल नहीं बच रहा है, यानी जो डिवाइड करने के बाद बच जाता है उसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। यहाँ पे कोई शेषफल नहीं है, ठीक है। अब इससे इस चीज को रिलेशन करना, इसको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम लोग? भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल, भाजक मल्टीप्लाई बाई भागफल, ठीक है, प्लस कितना है, शेषफल, ठीक है। इसको हम लोग एक्सप्रेशन के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, ठीक है। यही भाज्य हमको संख्या बतानी है, यही हमको संख्या पता करनी है, ठीक है। भाजक भागफल का 5 गुना है, ठीक है। ये जो भाजक है भागफल का 5 गुना है। मान लेते हैं भागफल x है, ठीक है, तो ये भाजक कितना हो जाएगा, 5x, ठीक। और शेषफल का 2 गुना है, ठीक है, शेषफल का 2 गुना है। अगर शेषफल हमारा ये भाजक शेषफल का 2 गुना है, तो इसका जस्ट हाफ क्या हो जाएगा, शेषफल 5x/2, ठीक है। तो यदि शेषफल 5 है, ठीक है, अगर शेषफल 5 है, यानी इसकी वैल्यू कितनी बता दी है, इतनी 5, 5x/2 इज इक्वल टू 5, 5 से 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना पता चल गया, 2, यानी शेषफल कितना है, 5 है, तो x की वैल्यू में 2 पता चल गई। तो x की वैल्यू से हम भाजक भी पता कर लेंगे, भाजफल भी पता कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 जा 10, यानी हमारा भाजक हो गया 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x, भागफल x की वैल्यू 2 है, भागफल 2 हो गया, ठीक है, प्लस शेषफल, शेषफल कितना आएगा, 5, शेषफल कितना है, 5, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, 5। अब ये हो जाएगा 10 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, यानी कि जो हमें संख्या प्राप्त करनी थी वो मिल गई, वही हमारा भाज्य भी है जो है 25, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जब भी हमें इस टाइप का, जैसे भाजक, भाजफल, भागफल, शेषफल, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आए, तो हमें इस एक्सप्रेशन से रिलेट करके इस कोई भी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, ठीक है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा? पहले समझना होगा क्रमागत संख्या है, यानी क्रम से आने वाली संख्याओं क्रमागत संख्या, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो क्रमागत मतलब हम फर्स्ट संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, फर्स्ट संख्या को x मान लेंगे, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्या होंगी, 4 संख्या में एक एक ऐड करते रहेंगे, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव नंबर है,
ठीक है, एक एक ऐड करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जैसे x + 1 ये दूसरी संख्या हो गई, ये पहली संख्या, तीसरी संख्या में ठीक है x + 2 कर देते हैं, ये तीसरी संख्या, चौथी संख्या में x + 3 ठीक है, फिर x + 4 ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, 5 संख्या हमारी लगातार हो गई। इनका योग कितना गिवन है 20 ठीक है, इनका सम गिवन है 20। देखो 1 2 3 4 5 यानी कि ये हो गया 5x प्लस ठीक है 4 4 3 7 8 9 1 10 ठीक है, ये हो गया। जितने भी कांस्टेंट नंबर हो उसको अलग ऐड कर लिया, 10 हो गया। अब 10 इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 5x = यहाँ बचेगा 10x = हो गया 2, यानी कि जो पहला नंबर है, जो फर्स्ट नंबर हमने लिया था वो x था, वो आ गया 2 ठीक है। अब इसमें 1 1 ऐड करते जाएंगे तो हमें कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर मिलते जाएंगे ठीक है। तो हमें कितने का सम चाहिए था, सम 3 संख्याओं का, तो फर्स्ट 2 है तो अगला वाला पक्का 3 ही होगा, नेक्स्ट क्या होगा 4 ही होगा, फिर 4 3 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पे आंसर हमारा कितना आ गया 9, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सेकंड सही है ठीक है। ऐसे ही इस तरीके से काफी सारे क्वेश्चन हो सकता है, विषम संख्याओं का योग दिया हो, सम संख्याओं का योग दिया हो, कुछ नहीं करना, पहले को x मान लेना है। सम विषम में क्या करते हैं, 2 ऐड करते हैं, यानी 2 2 का। सर मेरा एक प्रश्न है, मैं एक विद्यार्थी बन के पूछ रहा हूँ, मैं सब लोगों की मेरी थोड़ी वीक है। 5 क्रमागत संख्या लिखा हुआ, 5 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का योगफल, ये तो क्रमागत में तो जाहिर सी बात है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 है। अगर ये था कि 5 विषम संख्याओं का योग 20, देखिए जब विषम संख्या है, सम या विषम दोनों में सेम कॉन्सेप्ट है, सम हो या विषम हो, तो पहले को तो हम x ले लेंगे ठीक है, पहले को x ले लेना है। विषम और सम संख्याओं में देखा होगा आपने, एक एक की गैपिंग होती है ठीक है। क्रमागत में कोई गैपिंग में एक ऐड कर दिया तो आ गया, दूसरा ऐड आ गया। विषम और सम संख्या में 2 नंबर ऐड करने पे तो अगला विषम संख्या, या 2 ऐड करने पे अगला सम संख्या होगा। तो उसके लिए दूसरे नंबर में क्या करेंगे, x + 2 कर देंगे ठीक है। तीसरे नंबर में फिर 2 और ऐड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा x + 4, यानी 2 का ग्रुपिंग में हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, चाहे वो सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। ऐसे जितने नंबर्स दिए मतलब कुल मिला के कॉन्सेक्यूटिव नंबर नहीं है, तो ये वाला माइंड में पैटर्न रखना है, तो 2 से 4 ठीक है। अगर सम या विषम ऑड या इवन नंबर आएगा तो 2 2 का माइंड रखना गैपिंग का ठीक है, प्लस करना है। अगर क्रमागत आएगा तो 1 1 की क्या होगी, नंबर्स को मतलब सीरियल में वो x फिर x + 1 फिर x + 2 फिर x + 3 आंसर फिक्स है। देखिए इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ये मेरा बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखिए बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, और सबसे बड़ी बात है कि शायद हम जो छोटे यूट्यूबर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है या बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अपनी दुख क्या बताएं, आप में से कुछ यूट्यूबर भी मुझे अगर देख रहे होंगे तो कई बार तो ऐसा होता है कि हमें कोई जब वीडियो नहीं देखता, इतनी मेहनत के बाद हम खुद ही देखते हैं कि चलो कोई ये ना कहे कि यार तुम्हारी वीडियो में दम नहीं। व्यूज से लोग तय करने लगते हैं कि आप बहुत अच्छे टीचर हैं, आप बहुत खराब हैं। इस हालात और इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि आप सभी एक शिक्षक मेच्योर्ड हैं, जो टेट का एग्जाम दे रहे हो, अपने आप में एक ग्रेजुएट है, और एक आपको इतनी तो जरूर आप समझते होंगे कि मेहनत को नंबरों से मत तौला करिए किसी के भी। हो सकता है कि हम लोग छोटे से यूट्यूबर हैं, हो सकता है हमारे चैनल पे व्यूज 1000 2000 या 100 200 या 50 40 आती हो, लेकिन फिर भी हमारी मेहनत से आपको कुछ सीखने को मिल जाए। विद्वानों ने ये कहा है कि सीखने की स्थान नहीं देखी जाती है, क्या सीखा जा रहा है ये देखा जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप, हम जो कोशिश कर रहे हैं इसे आप आशीर्वाद दें, और हाँ अगर आपका आशीर्वाद और प्रेम बना रहा तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमें मेहनत करने की प्रेरणा भी मिलती है। वो जो कहते हैं ना कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ये लाइक शेयर सब्सक्राइब का जो असल मतलब है वो ये है कि एक व्यक्ति चाहता है कि मैंने मेहनत करी, एक बंद कमरे के अंदर एक कैमरे के सामने जहाँ पे लोग नहीं हैं, परिवार घर से दूर आदमी अपने समय को निकाल करके आके चिल्ला रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए कि लोग कम से कम उसके लिए एक थम्स अप दे करके जाएं, ताकि उसे ये लगे कि नहीं मेरी मेहनत को लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि कलाकार के लिए ताली बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो यूट्यूबर्स के लिए आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने वाले लोग अपना एक सब्सक्राइब का आशीर्वाद जरूर देंगे। धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 59, एक वर्ग के रूप में एक तार है जिसका एरिया दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक कोई वर्ग है, ठीक है ऐसा। अब इसका एरिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आप यूनिट से पहचान जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये एरिया ही गिवन है, ठीक है। इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए, यानी कि हमें हम इसके रूप में मोड़ना है, रेक्टेंगल बनाना है। आपको सबको पता है वर्ग में जितनी भी साइडें होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जबकि आयत में आमने सामने वाली साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो वर्ग बना है, वर्ग, इसका सारे का साइड है वो सेम होगा, यानी कि अगर एक को हमने ए कर दिया तो सारे ए होंगे। अब इसी तार से, तार को ना कोई घटाना है ना बढ़ाना है, ठीक। इसी तार से हमने फिर एक रेक्टेंगल का शेप दे दिया, ठीक है। तो यानी कि इसकी साइड इधर से कम होगी, अब उसको थोड़ा सा खींच दिया हमने तो रेक्टेंगल का शेप आ गया। रेक्टेंगल के शेप में क्या होगा, इसका जो आमने सामने वाली साइड होगी, अगर ये x होगी तो ये भी x होगी, अगर ये y होगी तो ये भी y होगी, ठीक है। अब क्या है, इस आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। लंबाई हमें दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी अगर ये 16 है तो ये भी 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना होगा, इस जो आयत, जो हमने नया आयत बनाया उसी तार से, बिना उसको कम ज्यादा किए हुए, इस आयत का क्षेत्रफल हमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक। आयत का क्षेत्रफल का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। यानी आप इसकी एक साइड ले ले लंबाई और दूसरी चौड़ाई, दोनों को आपस में गुणा करते हैं, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू हो जाएगा L इनटू बी। अब यहां से देखिए, हमें लेंथ तो पता है 16 सेंटीमीटर, पर ब्रेथ नहीं पता है, ठीक है। इसकी ब्रेथ हमें नहीं पता है, मगर क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, जो तार है उसी तार से इस तार से भी आयत को बनाया गया है, ठीक है। यानी इसका पैरामीटर दोनों का क्या है, सेम है। पैरामीटर मतलब उसकी परिमाप, सेम तार है तो जाहिर सी बात है जिस तार से आयत बनाया होगा, जिस तार से वर्ग बनाया, दोनों का परिमाप हमेशा क्या होगा, सेम होगा, ठीक। तो इसका परिमाप किसका, वर्ग का, ठीक है, का परिमाप और आयत का परिमाप, ये दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि उसी तार से हमें दोबारा क्या बनाया गया है, आयत बनाया हुआ है, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है 4a, ठीक है, सबको पता है। आयत का परिमाप क्या होता है, इसकी दोनों की, क्योंकि इसमें साइड सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, आमने सामने की साइड सेम होती है, इसके दोनों के आमने सामने की साइड सेम होती है। तो हमने इधर से x चला, इधर से y, इधर से x और इधर से y, ये इसका परिमाप है। यानी हम मान लेते हैं इसी लाइन पे हम चल रहे हैं, ठीक है, x चला, y चला, x चला, फिर y चला, तो यहां से हो जाएगा 2x प्लस 2y, ठीक है। ये किसका होगा, आयत का परिमाप हो गया, ठीक है। अब वर्ग के परिमाप के लिए हमें a चाहिए, ठीक है। हमें पता है कि इसका एरिया 144 सेंटीमीटर है, तो अब वर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे किसका, क्षेत्रफल का। वर्ग का क्षेत्रफल आयत के रूप में, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना गिवन है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन a इज इक्वल टू, इसको रूट कर देंगे, स्क्वायर रूट तो हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का ही स्क्वायर रूट, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, ठीक है। ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। यानी यहां से हमें पता चल गया कि उस वर्ग का भुजा क्या है, ठीक है। यानी यहां से हमें a वैल्यू अब निकल गई। अब यहां से a की वैल्यू यहां रखेंगे, ठीक है। यहां से हो जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू 12y है, ठीक। 2 इंटू x की वैल्यू 16 गिवन है, तो यहां रख देंगे 16 प्लस 2 इंटू y, ठीक। अब 12 इंटू 4 कितना होगा, 48, ठीक है, इक्वल टू 16 टू जा 32 प्लस 2y, ठीक है। 32 इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस होके आएगा ये 16 इक्वल टू 2y, देन y इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। यहां से देखिए y की वैल्यू हमें पता चल गई 8 सेंटीमीटर। हमें यही y यानी कि हमें ब्रेथ चाहिए था, जो कि मिल गया हमें
8, ठीक है। अब 16 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 16 इंटू 8 कितना होगा 128, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, 128 सेंटीमीटर। सर मैं एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहूँगा, क्योंकि इस मतलब सेट की ये अंतिम प्रश्न है सर, इसमें मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता था फ्रैक्शन वाले में ना, लार्ज और सेकंड लार्ज और फर्स्ट लार्ज। इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कई सारे फ्रैक्शन क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे इसमें पूछा है इतने सारे भिन्न है, उसमें से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट नंबर भिन्न सॉरी फ्रैक्शन एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, ठीक है। फ्रैक्शन में जब भी आप देखेंगे तो इसमें देखिए किसी का नॉमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज है, सबका देखिए डिनोमिनेटर इधर भी चेंज है, सबका डिनोमिनेटर भी चेंज है। नॉमिनेटर को हम चेंज करके उसको भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, पता नहीं कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। हमेशा भिन्न वाले यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में डिनोमिनेटर को हमेशा क्या करते हैं हम लोग सेम रखते हैं, जिससे कि उस नंबर से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, अगर सेम नंबर अगर सबका आ गया तो इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी पता चल जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे कितनी पता चल जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि 6 4 2 3 5 जो है इसका सेम करना है, एलसीएम करना है। तो सेम के लिए सबसे अच्छा मेथड होता है एलसीएम, यानी कि इनका हमें क्या निकालना है अलग से एलसीएम, जैसे 6 हो गया 4 हो गया, एक साथ निकालेंगे 3 2 3 और 5, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट से 2 से शुरू करेंगे, 3 2 1 3 5, फिर एक 2 बचा हुआ है, फिर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। फिर 3, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1 ये भी, जब तक सारे 1 ना हो जाए। अब 5, ठीक है, ये सारे अब 1 हो गए, ठीक। 5 3 जा 15 2 जा 30 2 जा 60 यानी इन सबका एलसीएम कितना आया 60, ठीक है। अब इसको अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, पहले 5/6 को लिख लें, ठीक है, फिर 3/4 को लिख लें, फिर 1/2 को लिख लें, 2/3 को लिख लें और 3/5 को लिख लें। मैं इसका एक और टाइप पूछूंगा सर, इसको आप बता दिए तो। ये एलसीएम ले लिया, हमारा आ गया 60। अब देखिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 60 हो जाए, ठीक है। डिनोमिनेटर में आप टेबल याद ही है, 6 10 जा 60, तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई सेम नंबर से करेंगे तो कोई इसमें फर्क नहीं आता, कोई डिफरेंसेस नहीं आते हैं। ये हो जाएगा 50/60। इसको और दूसरा तरीका समझने के लिए क्या मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 6 तो 2 3 जा 6, बचा कितना 5 2 जा 10, 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक। नहीं एक बार फिर बताइए सर, ये क्या है 3 2 जा 6, ये 6 है। अब बचा हुआ नंबर कौन सा है 5 2 जा 10, मतलब कि जो संख्या यहाँ आपकी लिखी हुई है नीचे छोड़ डिनोमिनेटर में, हाँ डिनोमिनेटर में जो आपकी नीचे वाली संख्या लिखी गई है उसके अलावा उसके बाद जो नंबर बचा उनको मल्टीप्लाई कर दिए, उतने से हमें मल्टीप्लाई कर, लेकिन यहाँ तो 4 नहीं है, यहाँ 4 है। आप देखिए इसको भी बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। नीचे 4 है तो 4 कैसे आएगा 2 2 जा 4, तो बचा कितना 5 3 जा 15, यानी 15 नीचे भी मल्टीप्लाई करना है ऊपर भी करना है। ये अच्छा है, ये अच्छा जानना चाहिए। ये हो गया 60, 15 3 जा 45, ठीक है। ऐसे आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं टेबल सोचना पड़ेगा 60 कैसे लाए 60 कैसे लाए, आप इसे आप देखेंगे ध्यान से अपने आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कैसे मल्टीप्लाई करना आ जाएगा। अब 1/2 में, ठीक है, 2 अकेले रख लिया तो 5 3 जा 15 2 जा 30, तो 30 से कर लीजिए ऊपर नीचे, ये हो जाएगा 60, ऊपर हो जाएगा 30, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3 को एक अलग रख लीजिए, 5 2 जा 20 ऊपर कर लीजिए। ये शॉर्ट तरीका है किसी चीज को समझने के लिए, ठीक है जी। अब 5 इसको अलग रख लीजिए, 3 2 जा 6 2 जा 12। अब देखिए ऊपर नीचे सेम नंबर ही होने चाहिए क्योंकि उस फ्रैक्शन में कोई चेंजमेंट हमें नहीं करना है, ठीक है। ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। अब ये सारे नंबर के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, तो हम सिर्फ उसके नॉमिनेटर यानी अंश वाले को देखकर हम बता सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर 50 कोई बड़ा है नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन सा है जे वाला 5/6 45 जे वाला, ठीक है। इसके बाद 40 है, फिर 36 है, फिर 30 है, तो हमें दो ही नंबर बड़े वाले चाहिए थे,
तो एक 5/6 है और एक 3/4 है। 4 है। देखिए इसमें 5/6 और 3/4। हाँ, ये ऑप्शन है। फर्स्ट नंबर इसका क्या हो जाएगा? अच्छा, सही हो जाएगा। ये देखिए आपको एक बहुत मजेदार वाक्य इसमें भी बताते हैं। हम लोग मैं पर्टिकुलर मैथ्स का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, मैं साइंस और बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ। तो जब मैं पहली बार सीटेट की एग्ज़ाम में बैठा था बीएड के बाद, तो मतलब बेसिक क्वेश्चंस जैसे हम लोग लाइफ में देखते हैं ना, प्रॉफिट लॉस या ऐसे, तो ये सामान हमने इतने का खरीदा, इसको 2 रुपये नुकसान पे। तो पहली बार तकरीबन मुझे लगता है कि मेरी हमेशा से एक अच्छी बात ये रही है कि मेरा साइकोलॉजी में मतलब 15 में 12, 11, 13 तक सही हमेशा रहता था, क्योंकि मैं जो सेट करता था उसमें देखता था। और जब कैलकुलेशन, क्योंकि पहली बार था तो उतना ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं आता था, तो मुझे ये 2 नंबर आए थे, मतलब वो 15 में मेरा 2 नंबर सही हुआ था। और जो ये बचपन की मैथ्स है, 5, 6, 7 क्लास 8 क्लास की मैथ्स है, उस बार मतलब जब 81 नंबर मेरा सीटेट में ओवरऑल हुआ, मैं पहली बार जब फेल हुआ, तो मुझे समझ में आया कि अगर मतलब मेरा मैथ्स में अगर 9 क्वेश्चन भी सही रहता तो एटलीस्ट मैं 90 लाता और मैं पास कर जाता। तो और फिर दूसरी अटेम्प्ट में जब मेरा 88 आया, तो उस बार मुझे 2 नंबर का कष्ट हुआ। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये जो हम लोग क्वेश्चंस को 1-2 गुना ऐसे ही टिक करके छोड़ देते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। तो जब कभी आपका ना 89 या 88 आएगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, वो 1 नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। तो चीज़ों को छोटा नहीं समझना चाहिए कि यार ये सब क्या बता रहा है। मैं फेल होकर के सीखा कि मैं 5वीं के बच्चे से वैसी बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ सीटेट की ईवीएस का। आप सीटेट की ईवीएस के क्वेश्चंस को उठाइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको 3rd से लेके 7th के इर्द गिर्द है। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास में ईवीएस की सेशन लूंगा। जो मैंने फेल होकर के सीखा, जो मैंने गिर करके सीखा, मैंने ऐसी कुछ चीज़ों को करके समझा है, और मैं आपको उस तरीके को आपको देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ हम दोनों ही भाइयों के प्रति आपका आशीर्वाद बना रहेगा, और हम ऐसे ही आपके सामने में और बहुत सारी वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। और इस चैनल को ये हम लोग का फर्स्ट वीडियो था, पहला वीडियो है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे हम लोग और चीजें नई क्वेश्चंस पूछ के लाएंगे, नई सारे प्रैक्टिस। मैं नहीं, हम लोगों का ये टारगेट भी है कि पेडागोजी का पिछले 10 साल का पूरा आपको एक चीज अगले 15 दिनों के अंदर में आपको पूरी पेडागोजी जितनी भी है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और अगले 15 दिनों का मतलब लोग लक्ष्य रखते हैं, हमारा ये सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है कि 25 तारीख तक, मतलब आने वाली 25 तारीख तक, इस 1 महीने के अंदर में हम लोग पूरी मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स पिछले 10 साल की, उसका पेडागोजी और ईवीएस पिछले 10 से 15 सालों की आपके सामने लेकर के आएंगे। और ऐसे ही अगर आपका प्रेम और सपोर्ट मिला, हम अपनी टीम को और आगे बढ़ाएंगे, और हम सभी सब्जेक्ट्स को भी जल्दी ही अपने साथ जोड़ेंगे। इस वीडियो में हमें अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप अगली बार भी हमारे वीडियो को ऐसा ही प्रेम देंगे। धन्यवाद।